हाँ निरुद्ध, क्या डाउट है बेटा? अनिरुद्ध अनम्यूट किया, बोलो। हेलो हाँ सर बोलो। जैसे आपने कल रीकॉल बनाया था तो सर आपने ये बताया था कि जैसे हम एक और O2 के लिए एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते हैं और पुराने वाले मेमोरी ब्लॉक का डेटा O2 वाले मेमोरी ब्लॉक में कॉपी कर देते हैं, जैसे कि वो वाला एरर ना आए प्रोग्राम का ऐसा हो। तो सर उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कॉपी कर सकते हैं, तो हम उसमें रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं एंड ओ करके। तो सर जैसे जो कंस्ट्रक्टर होता है वो तो अपने आप कॉल हो जाता है, तो सर फिर हम उसमें पहला वाला ऑब्जेक्ट O1 पास कैसे करेंगे? मतलब कंस्ट्रक्टर का मतलब O2 के लिए बनाया ना वो। हाँ O2 के लिए बन रहा है, आपने लिखा है ना, सिंटेक्स क्या लिखा है आपने? O2 असाइन O1, है ना? ये सर तो आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपने उसमें असाइन किया उसी क्लास का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ऐसे में बन रहे ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और जो असाइन हो रहा है वो वाला ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पास होता है। सर तो मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना जब कंस्ट्रक्टर बन जाए यस यस। तो। ओके थैंक यू। ओके। हम्म, क्या हो गया गिरिराज? वर्क नहीं कर रहा? अरे जैसे मैंने लिखा था ये वाला, ये वर्क नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं इस बात को। चलो एक एक प्रोग्राम और मैं बनाना चाह रहा था, यहाँ पर नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं टाइम, क्योंकि एक टाइम रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा, अगर मैंने लिखा मेन और मेन में मैंने एक वेरिएबल बनाया x, x की वैल्यू है 5, सी आउट डॉट ऑपरेटर x, चेक, x की वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा है, तो ये वाली लाइन चल रही है। आप डॉट वाले तरीके से भी कर सकते हैं और विदाउट डॉट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग वाला नहीं चल रहा है, हो सकता है एक बार देख लेते हैं, हो सकता है स्ट्रिंग वाले में अकेले में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ उसका तरीका अलग हो, बट वैसे ये कॉन्सेप्ट सही है ना? कॉन्सेप्ट सही है। लेट मी चेक। ओके, तो इधर पे ये एड्रेस दिखा रहा है, दैट इज आल्सो करेक्ट, ये हो रहा है ना? सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज आप एड्रेस पास कर रहे हो तो एड्रेस नंबर ही दिखा रहा है, ये है बात। अब उसका उसका होगा कुछ सोल्यूशन, एक मिनट देखता हूं मैं। हम्म, हाँ हम यहाँ एड्रेस पास कर रहे हैं ना बेसिकली, जब हम स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखते हैं तो उसका एड्रेस हो जाता है, तो होगा उसका कोई दूसरा तरीका होगा, मुझे देखना पड़ेगा, या तो मैं कुछ आई डोंट नो, मे बी tar s hello and नहीं अभी भी वही है, उसका कुछ और तरीका होगा, या तो स्टार एस करूंगा तो एच प्रिंट कर देगा आई गेस। 72 यस एच है, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा शायद। आई हैव टू चेक कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो एड्रेस प्रिंट कर रहा है वो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जो हेलो स्ट्रिंग है उसका बेस एड्रेस होगा वो उसको प्रिंट कर रहा है, पर उससे मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। हाँ एड्रेस एड्रेस पास कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए उसने एड्रेस को डिस्प्ले कर दिया वो आई गेस। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, बट वो स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करेगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है वो, ठीक है ना? कि इसका रीजन तो क्लियर है कि एड्रेस क्यों प्रिंट कर रहा है, तो एरर तो कुछ नहीं आ रही थी ना, एरर कुछ भी नहीं आ रही थी। ठीक है ठीक है, चलिए अब हम लोग अभी बात करते हैं टाइम की। आपको याद होगा मैंने आपको एक क्लास बनाने को बोली थी टाइम नाम की, और टाइम क्लास के अंदर मैंने कुछ ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करने को आपको कहा था। कर लिया क्या आपने असाइनमेंट? सभी ने कर लिया, आदर्श अकेले ने नहीं किया। आदर्श दिस इज नाउ योर प्रॉब्लम है ना, नहीं किया तो अभी तुम्हारी गलती है, सभी ने कर लिया है क्योंकि। तो इसमें मैं प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ। आज का हमारा एजेंडा ये होगा कि हम टाइम क्लास को बनाएंगे, जो मैंने होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, तो उसको हम यहाँ कोड करके देखेंगे, जिसको किसी को डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, और साथ में कुछ और ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करना भी समझेंगे सीखेंगे। ठीक है, तो याद करो मैंने टाइम से रिलेटेड पहले भी आपको कुछ असाइनमेंट दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा था नॉर्मलाइज वाला, याद है? तो वो सब भी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो मैंने लिखा प्राइवेट, और प्राइवेट में मैंने वेरिएबल्स बना लिए एच एम एस हर मिनट सेकंड के लिए, और अब मैं पब्लिक में फंक्शंस बना रहा हूँ वॉइड सेट टाइम, जिसमें मैं 3 वैल्यूज ले रहा हूँ सेट, और सिंपली एच के अंदर रख लेता हूँ एक्स की वैल्यू, एम के अंदर रख लेता हूँ वाई की वैल्यू, एस के अंदर रख लेता हूँ जेड की वैल्यू, लाइकवाइज वॉइड शो टाइम, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ सी आउट, टाइम ही शो कराना है मेरे को। तो एच की वैल्यू, उसके बाद कोलन, एम की वैल्यू, उसके बाद कोलन, उसके बाद एस की वैल्यू। तो ये सेट टाइम और शो टाइम दो फंक्शंस मैंने इसमें बना लिए। अब मैं दो टाइम को ऐड करने का फंक्शन बनाने वाला हूं। तो वो फंक्शन एक्चुअली में ऑपरेटर है जिसकी ओवरलोडिंग करने को मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, तो मुझे बता सकते हैं जो प्लस ऑपरेटर में बनाऊंगा उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वेरी गुड, टाइम ऑपरेटर प्लस, और फिर इसमें आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी होगा टाइम, और टी रख लेते हैं इसका नाम। ओके, दो टाइम को ऐड करना है, तो
लेट्स से हाँ यहाँ पे एक टेम्प टेम्प बनाना पड़ेगा जो हम रिटर्न भी करवाएंगे। टेम्प के एच में असाइन कर दो एच प्लस टी डॉट एच, टेम्प के एम में असाइन कर दो एम प्लस टी डॉट एम, टेम्प के एस में असाइन कर दो एस प्लस टी डॉट एस और रिटर्न करा दो टेम्प। अब जैसे मैंने टाइम क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए और टी1 डॉट सेट टाइम किया 3 आवर्स 40 मिनट्स 50 सेकेंड्स, टी2 डॉट सेट टाइम 2 आवर्स 35 मिनट्स 40 सेकेंड्स। अब मैं दोनों को ऐड करके रिजल्ट को रखना चाहता हूं टी3 में और टी1 डॉट शो टाइम भी करूंगा, टी2 डॉट शो टाइम भी करूंगा, टी3 डॉट शो टाइम भी करूंगा। ठीक, अब इसको हम लोग रन करेंगे तो क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है? देखिए सबसे पहले टी1 का टाइम शो हो रहा है दैट इज 3 आवर 40 मिनट्स 50 सेकंड्स, टी2 का टाइम शो हो रहा है ठीक है 2 आवर 35 मिनट्स 40 सेकंड्स और फिर दोनों का जैसे हमने करस्पॉन्डिंगली एडिशन कर दिया आवर का आवर से मिनट का मिनट से और सेकंड का सेकंड से उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आ रही है। पर ये डेटा अभी नॉर्मलाइज नहीं है ना, नॉर्मलाइज नहीं है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं। तो एक फंक्शन बनाते हैं नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज फंक्शन। और नॉर्मलाइज फंक्शन के अंदर भाई जिस ऑब्जेक्ट ने नॉर्मलाइज को कॉल किया होगा उसके टाइम को मुझे नॉर्मलाइज करना है। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले देखूंगा सेकंड को। तो सेकंड जो है, सेकंड जो है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 60 से तो मुझे पता चल जाएगा कितने मिनट्स है। तो मिनट में इस चीज को ऐड करके मिनट की नई वैल्यू बन जाएगी ठीक है। उसके बाद सेकंड की वैल्यू को भी करेक्ट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा सेकंड मॉड्यूलस 60। बोलो ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये दोनों लाइंस में किसी को डाउट है? तो अब यहाँ पर सेकंड का जो भी कैरी फॉरवर्ड था वो हमने मिनट में कर दिया और सेकंड की वैल्यू रेसिडुअल जो भी बची वो एस में आ गई। अब मिनट का हम चेक करेंगे तो मिनट को अगर डिवाइड करेंगे 60 से तो पता चलेगा कितने आवर्स बन रहे हैं, वो एच में जोड़ देंगे और एच की वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर मिनट की वैल्यू को भी करेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से 60 से मॉड्यूलस करके रिमाइंडर पहुंचा देंगे। दैट्स इट, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया नॉर्मलाइज। अब ये नॉर्मलाइज फंक्शन को आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो, आपको अगर लगे तो आप टेम्प डॉट नॉर्मलाइज को कॉल कर लो यहाँ से। तो क्या होगा, ये नॉर्मलाइज वाली कोडिंग मैं यहाँ पे लिखने की बजाय नॉर्मलाइज फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ है ना। तो नॉर्मलाइज कभी भी कहीं से भी कॉल किया जा सकेगा। अब मैं इसको दोबारा से रन करूंगा, अब रिजल्ट नॉर्मलाइज होकर आपको दिखाई दे रहा है। तो 50 प्लस 40 90 हो गया था, तो 90 में 1 मिनट 30 सेकंड्स था वो। 90 सेकंड्स का मतलब 1 मिनट 30 सेकंड्स, तो 30 सेकंड्स रह गया और 1 मिनट इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया। 40 प्लस 35 किया तो 75 हुआ और 1 इधर से आ गया था तो 76 हो गया था। 76 में 1 आवर 16 सेकंड्स हो गया, 16 मिनट्स हो गया। तो 16 मिनट्स यहाँ रह गया और 1 आवर कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 3 प्लस 5 होता है, उसमें 1 आवर ऐड करके 6 हो गया। ठीक है ना। ओके, तो ये हमने प्लस ऑपरेटर को भी डिफाइन कर लिया, नॉर्मलाइज भी बना लिया। अब हमको इसमें एक और फंक्शन बनाना था ग्रेटर देन ऑपरेटर, याद है सभी को? नहीं अनिरुद्ध, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है। सो व्हाट, अभी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करना चाहते हैं। तो मुझे बताओ व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ ग्रेटर देन ऑपरेटर? कई लोग वॉइड बोल रहे हैं, कई लोग टाइम बोल रहे हैं, कई लोग इंट बोल रहे हैं। देखो आप मुझे इन जनरल बताओ, सी लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट किस टाइप का आता था? 1 या 0 है ना। तो हम यहाँ पर इंट लिख सकते हैं या बूल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सी प्लस प्लस में हम बूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, बूल भी लिख सकते हैं, बूल भी एक डेटा टाइप है। ट्रू या फॉल्स के लिए वो 1 और 0 का ही सिनोनिम है। ठीक है, तो मैंने लिखा ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर? ग्रेटर देन ऑपरेटर, और टाइम टाइप का एक ऑब्जेक्ट इसको रिसीव करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ये देखना है, देखो कैसे यूज होगा। तो मान लीजिए मुझे टी1 और टी2 के बीच में कंपैरिजन करना है, टी1 और टी2 के बीच में कंपैरिजन करना है। तो टी3 के अंदर मैं असाइन करना चाहता हूँ टी1 या टी2 में से कोई एक जो बड़ा हो। क्लियर है? तो यदि टी1 ग्रेटर है टी2 से तो टी3 में टी2 की वैल्यू असाइन हो जाए, सॉरी टी1 की वैल्यू असाइन हो जाए, नहीं तो टी3 में टी2 की वैल्यू असाइन हो जाए। कोड समझ आ रहा है? और फिर मैं टी3 डॉट शो टाइम करूंगा। तो अब सोच के देखो टी1 ग्रेटर देन टी2 लिखा है, तो एक्चुअली में हमने इसको ऐसे लिखा है जैसे हम कोई भी नॉर्मल दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन ये टी1 ग्रेटर देन टी2 सिर्फ इसलिए हो पाएगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके रखी होगी टाइम क्लास के रिस्पेक्ट में। क्या इक्वल तो अभी है नहीं, क्या हो गया पुलकित? इक्वल की अब बात कहां कर रहे हैं? ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं ना। तो क्यों पुलकित, इक्वल तो अभी है ही नहीं, का क्या मतलब हुआ? लाइन नंबर 40 में ओवरलोडिंग हो रही है। हाँ मतलब यहां से हम ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं तो ये ओवरलोडेड वाला वर्जन चलेगा जो हमने डिफाइन करा होगा टाइम क्लास के अंदर। नहीं केवल और क्यों चेक करेंगे भाई? नहीं नहीं देखो 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 कैसे करेंगे बताता हूँ। हाँ आ गया, यस चेतन, उसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न होते हैं। भूल का मतलब ये, देखो सबसे पहले समझो, इसमें एच लिख रहा हूं तो ये किसका एच है? कॉलर ऑब्जेक्ट है ना। अब अगर मैं बोलूं कि इस लाइन को एक्सप्लेन करो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? टी1 ग्रेटर देन टी2 लिखा है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? टी1 ने
ग्रेटर देन ऑपरेटर को कॉल किया और उसमें T2 एज एन आर्गुमेंट पास किया, और ग्रेटर देन ऑपरेटर ने जो रिटर्न किया वो T1 ग्रेटर देन T2 की जगह पर आ जाएगा, और उसी को देखकर हमें पता चलेगा कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो अब ये कॉलर ऑब्जेक्ट है T1 और आर्गुमेंट है T2, तो T2 को तो T रिप्रेजेंट करेगा और T1 के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि यदि H बड़ा है T डॉट H से, तो बिल्कुल क्लियर है रिजल्ट, ट्रू रिटर्न कर दें। एल्स इफ H अगर छोटा है T डॉट H से, है ना, H अगर छोटा है T डॉट H से, तो रिटर्न कर दें फॉल्स। और अगर बराबर है तो इस अगले एल्स में आओगे, तो फिर दोनों H बराबर हैं, दोनों के H बराबर हैं, तो मिनट को देखेंगे, जब R बराबर होंगे तो फिर कैसे बड़ा छोटा देखोगे, मिनट को देखना पड़ेगा ना। तो मिनट अगर बड़ा है T डॉट M से, तो ट्रू रिटर्न कर दो। एल्स इफ M इज लेस देन T डॉट M, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, अभी क्या को इनफाइनाइट हो जाएगा। एल्स अब बचा सेकंड, तो यदि सेकंड बड़ा है T डॉट सेकंड से, तो रिटर्न कर दो ट्रू। अब एल्स में आओगे तो चाहे S छोटा हो T डॉट S से या बराबर हो, दोनों ही सूरत में आपको रिटर्न करवाना है फॉल्स। निकिता, सी प्लस प्लस में बूल भी एक डेटा टाइप होता है जो ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर हमें 1 या 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बस हो गया, ये इनफाइनाइट कहा जा रहा है अभी। नहीं विकी, एंड लगा के नहीं लिखना है। हाँ सही कह रहे हो अंकित, टाइम में इसका क्या नीड है। ये यहां पर जब बुल टाइप की वैल्यू आएगी निकिता, तभी तो पता चलेगा ना कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब इसको रन करते हैं। अब देखो जो बड़ा टाइम था वो T3 में चला गया। आपको अगर ऐसा लग रहा है साधव, तो आप पहले नॉर्मलाइज को कॉल करवा लीजिए। अभी पटेल क्या दिक्कत है बताओ, एक मिनट अनम्यूट करता हूं आपको, लीजिए बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ग्रेटर देन अपने फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो फिर सर वो कॉल होगा तो फिर से वो वाला नया फंक्शन ही बना देगा अंदर। मुझे ये बताओ, ये जो लाइन नंबर 51 में ग्रेटर देन ऑपरेटर है, इसके ऑपरेंड कौन कौन है। T1 एंड T2 किस टाइप के हैं। दोनों टाइम। ठीक है, यहां पर जब मैंने ग्रेटर देन लिखा है तो इसके ऑपरेंड किस टाइप के हैं। इसके भी टाइम के नहीं, H टाइम टाइप का है, नहीं वो इंट टाइप का है एंड तो हियर दो इंट वैल्यूज के बीच में लगा है ना ये तो। यस सर ठीक थैंक यू सर। है, ये तो फंक्शन ओवरलोडिंग है, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। चलिए, अब हमने इस एग्जांपल को कर लिया, समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स वाले के लिए मैंने आपको मल्टीप्लाई माइनस और इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड करने को कहा था, वो आपको करना है, ठीक है। एक बता दिया है वो आप कर लेंगे और कर लिया होगा, ठीक है। देखो, जब हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इसमें हम किसी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं, तो या तो वो ऑपरेटर होता है बाइनरी ऑपरेटर, है ना, या फिर वो होता है यूनरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर की तो ओवरलोडिंग हो नहीं सकती, कंडीशन ऑपरेटर की तो ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है, तो केवल बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर बचे। अभी तक हमने जिन ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करी, है ना, प्लस की कर ली, ये बाइनरी ऑपरेटर था। माइनस की आपने करी होगी, ये बाइनरी ऑपरेटर था। मल्टीप्लाई की करी, ये बाइनरी ऑपरेटर। इक्वल टू की आपने करी कॉम्प्लेक्स क्लास में, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। ग्रेटर देन ऑपरेटर की आपने टाइम क्लास में करी, ये बाइनरी ऑपरेटर। तो ये सारे क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। अब मैं बाइनरी ऑपरेटर से जुड़ा एक स्टेटमेंट, एक रूल आपको बोलने जा रहा हूं, नोट्स बनाते वक्त इस रूल को अच्छे से लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। जब भी बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, तो उसके कॉल करते वक्त वाली लाइन में लेफ्ट ऑपरेंड ही कॉलर ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी बाइनरी ऑपरेटर की जब आप ओवरलोडिंग करते हैं, तो जब उसको हम कॉल करेंगे तो लेफ्ट ऑपरेंड ही कॉलर ऑब्जेक्ट होता है, कोई डाउट तो नहीं। यानी अगर T1 ग्रेटर देन T2 लिखा है तो कंफर्म है T1 ही कॉलर ऑब्जेक्ट होगा। अगर T2 ग्रेटर देन T1 लिखूंगा तो T2 कॉलर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। C1 प्लस C2 लिख रहे थे तो C1 कॉलर ऑब्जेक्ट था, समझ आई बात। लेकिन ये रूल मैंने सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर के लिए बोला है, यूनरी के लिए नहीं बोला है, ये भी ध्यान रखना। ये बात सिर्फ मैंने बाइनरी ऑपरेटर के लिए बोली है, ठीक है। इस बात को यही लॉक करते हैं और आज हम यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे। आपको मालूम है यूनरी माइनस के बारे में, यूनरी माइनस ऑपरेटर पता है ना। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हम करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास में, कॉम्प्लेक्स क्लास में, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्लास है, इसके अंदर मैं बनाना चाहता हूं यूनरी माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। तो फिर मैं मेन फंक्शन में क्या कर लूंगा, मेन फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो सब हटा देता हूं कोड, ये हटा देता हूं कोड, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। C1 डॉट सेट की C3 की भी मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि C2 में असाइन करो माइनस ऑफ C1। माधव, मैं बाइनरी ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूं, यूनरी ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, सबट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनरी माइनस की बात कर रहा हूं। क्या आपको पता है यूनरी माइनस क्या होता है। तो मैं C1 माइनस C2 की बात नहीं कर रहा हूं, ये सबट्रैक्शन करने वाला माइनस नहीं है, ये साइन बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, ठीक है। अंकित, इसलिए मैंने आपको अभी क्या बोला था, क्या बोला था अंकित, यहां पर क्या नोट लिखने के लिए बोला था, सुना अच्छे से। मैंने कहा था बाइनरी ऑपरेटर के लिए ही है ये रूल। कौन सा रूल, कि कॉलर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा। ये रूल सिर्फ किसमें है, बाइनरी ऑपरेटर के लिए। मैंने कहा ये यूनरी ऑपरेटर के लिए नहीं है। तो अब गड्ढे में गिरने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ बात को। यूनरी ऑपरेटर के लिए नहीं बोला मैंने, बाइनरी ऑपरेटर के लिए बोला था वो, ठीक है ना। अब यूनरी माइनस सी लैंग्वेज में
ऑपरेंड के पहले ही लगता आ रहा है ना। सी लैंग्वेज में भी आप कैसे लिखते थे, -5, तो माइनस पहले लिखा, 5 माइनस, ऐसा तो नहीं लिखते थे। तो जैसा नेचर सी लैंग्वेज में उस ऑपरेटर का था वैसा ही लिखना पड़ेगा यहां भी, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो C2 असाइन -C1। माधव, मैंने अनम्यूट किया आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग माधव, मुझे ये बताओ लाइन नंबर 35 को एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। करो। सर वो C2 में कॉल किया आपने यूटिलिटी माइनस ऑपरेटर को और उसमें तो C1 तुम एज एन गड्ढा आर्गुमेंट खोद के पास गिर किया। गए हो, तुम गड्ढा खोद के गिर गए हो, अब मैं किसी और को चांस दूंगा, गलत है। अभिषेक राणा। यस सर, गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लाइन नंबर 35 को जरा एक्सप्लेन करके बताओ। सर मुझे लाइन नंबर 35 से ये समझ में आ रहा है कि सर C1 ने कॉल किया है सर, उस यूनियरी ऑपरेटर माइनस को और C2 में असाइन हुआ है सर। हाँ, तुमने शुरुआत तो बिल्कुल सही करी थी, सही बोल रहे हो वैसे, थोड़ा सा और एक्यूरेसी के साथ बोलो। C1 ने यूनरी माइनस को कॉल किया, उसके बाद यस सर। तुम बीच में एक स्टेप खा गए हो। सर याद क्या आई? स्टेप? चलो ठीक है, मैं दूसरे को मौका देता हूँ। आर्या, बताइए, लाइन नंबर 35। आर्या, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ आर्या, अब आ रही है, बताइए लाइन नंबर 35। सर C1 ने माइनस ऑपरेटर को कॉल किया है हाँ गुड। और C2 एज एन आर्गुमेंट पास किया है। अरे यार, गिर गए तुम भी। चलो ठीक है, दूसरे से बात करते हैं। चलो अंकित बहुगुणा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताओ। सर C1 ने माइनस ऑपरेटर को कॉल किया, लेकिन इसमें हमने मतलब कोई पास नहीं किया, मतलब एक्चुअल कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। हाँ, गुड अगर पास गुड। करते तो फिर Yes. मतलब लिखना पड़ता ना, जैसे हाँ, हम पहले करते थे बाइनरी में। गुड। तो मतलब इसका मतलब ये होगा शायद कि इसमें आर्गुमेंट देंगे ही नहीं। ठीक है, सही बात है। तो C1 ने माइनस ऑपरेटर को कॉल किया और उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, और आगे और वो रिटर्न होके फिर वो C2 में असाइन हुआ। जो रिटर्न किया वो C2 में असाइन हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, गुड। थैंक यू सर। चलो, ठीक है। अब ये सभी को समझ में आ गया कैसे इसको बोलना है। मैं इसको लिखकर बताता हूं कि क्या बोला गया है। C1 ने ऑपरेटर माइनस को कॉल किया, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, और जो रिटर्न किया माइनस ने वो C3 में असाइन किया। ये समझ में आया क्या? ये हो रहा है यहां, कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है। अच्छा, मेरा एक सवाल सुनो। जब हमने कॉम्प्लेक्स क्लास में प्लस ऑपरेटर को डिफाइन किया, तो देखो लाइन नंबर 23 में अभी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना। तो मैं कॉल कैसे कर रहा था, मैंने वो लाइन कैसे लिखी थी, C3 असाइन C1 प्लस C2, ऐसे लिखा था, C3 असाइन C1 प्लस C2। अच्छा, ये जो C1 प्लस C2 लिखा था, तो ये बाइनरी ऑपरेटर क्यों है? व्हाई इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर? बिकॉज़ इसके दो ऑपरेंड्स, कौन है दो ऑपरेंड्स? C1 एंड C2। तो इस ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए दो डेटा चाहिए, दो ऑपरेंड्स चाहिए थे, लेकिन हमने आर्गुमेंट में कितने पास किए? आर्गुमेंट में कितने पास किए? केवल एक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसे तो दो चाहिए, क्योंकि दूसरा कॉलर ऑब्जेक्ट के रूप में ऑलरेडी मिल चुका है, करेक्ट। तो बाइनरी ऑपरेटर की जब आप ओवरलोडिंग करते हैं, तो बाइनरी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए दो डेटा चाहिए होता है, दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो एक तो उसे कॉलर ऑब्जेक्ट के रूप में मिल चुका होता है, इसलिए आर्गुमेंट में सिर्फ उसे एक और चाहिए होता है। क्लियर? 100% क्लियर। अब मुझे बताओ, अगर मैं यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करूंगा, तो यूनरी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए कितने ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं? एक ऑपरेंड चाहिए होता है। यूनरी ऑपरेटर को सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। तो अब मैं इसमें कितने आर्गुमेंट पास करूंगा? कोई आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा, क्योंकि एकमात्र ऑपरेंड जो उसे चाहिए वो कैसे मिल गया उसको? कॉलर ऑब्जेक्ट के रूप में मिल गया। आई बात समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा था, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं। C2 असाइन माइनस C1 समझ में आ रहा है। C1 ने माइनस को कॉल किया, कुछ आर्गुमेंट पास नहीं करा, और माइनस ने जो रिटर्न किया वो C2 में असाइन हुआ। लेकिन ये डिफाइन कैसे करें? बताइए, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए इसका? माइनस ऑपरेटर को डिफाइन करना है। अरे माधव, वॉइड कैसे हो सकता है? क्यों माधव, वॉइड कैसे हो सकता है? और अनिरुद्ध तो टाइम से आगे बढ़े ही नहीं बेटा, टाइम क्लास खत्म हो चुकी है, अपन कॉम्प्लेक्स क्लास पे आ चुके हैं। तुम तो गजब ही कर रहे हो अनिरुद्ध, ऐसा क्यों अत्याचार कर रहे हो बेटा? दिमाग में टाइम ही घूम रहा है। चलो ठीक है, यहां पर रिटर्न टाइप होगा। देखो पहले तो ये जो माइनस ऑपरेटर है किस नेचर का है? किस नेचर का? चार में से कौन सा नेचर है इसका? एक सौ रिटर्न को लेकर क्या नेचर है? टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग। और वो समथिंग क्या रिटर्न हो रहा है माधव? कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू, है ना, कॉम्प्लेक्स टाइप की। फिर ऑपरेटर माइनस, और पैरेंथेसिस में क्या लिखूं? पैरेंथेसिस में क्या लिखूं? कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि टेक्स नथिंग नेचर का है ना। और उसके बाद कोडिंग में क्या लिखूं? कॉम्प्लेक्स टेम्प, रिटर्न करवाना है ना। तो टेम्प के ए में असाइन हो जाए माइनस ऑफ ए। अरे ये ए किसका है? ये ए किसका होगा? कॉलर ऑब्जेक्ट का। तो कॉलर ऑब्जेक्ट के ए की जो भी वैल्यू उसका नेगेशन होके टेम्प के ए में असाइन हो जाए। तो अगर 3 था तो -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से टेम्प के बी में असाइन कर देंगे माइनस ऑफ बी, और फिर रिटर्न करवा दूंगा टेम्प को। बोलो समझ में आया? है ना। तो मैं इसको रन करता हूं। आप देख सकते हो C1 के अंदर ए और बी में 3 4 था, C2 में क्या चला गया? -3 -4। तो यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग भी समझ में आ गई। चलिए गुड। असाइनमेंट ऑपरेटर की बाय डिफॉल्ट ओवरलोडिंग रहती है, या ये कहे कि वो कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है वो। तो उसकी हमें ओवरलोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी डिफाइंड है आपकी क्लास में, वो कंपाइलर के द्वारा डिफाइंड होता है। ठीक है साधव, वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है बेटा, ये यूनरी माइनस है।
आपको अंतर नहीं मालूम माइनस और माइनस माइनस में? कोई बात नहीं मतलब, कोई बात नहीं, अभी समझ में आया ना? अभी क्लियर है? चलो गुड। अब एक काम करना, कॉम्प्लेक्स क्लास में नॉट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करना, यूनरी नॉट ऑपरेटर, ठीक है? कौन सा ऑपरेटर? नॉट। कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर नॉट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करना है आपको, कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर नॉट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है, ठीक है? और टाइम क्लास के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है, और ये क्या करेगा? सेकंड को 1 से इंक्रीज करेगा। हाँ नमन हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों अलग अलग बनाने पड़ेंगे, मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं और ऐसा भी लिख सकता हूं। अब ये आपके लिए चैलेंज है कि ये कैसे होगा, नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर कोशिश करके आइएगा। यस, केवल सेकंड्स को ही इंक्रीमेंट करेंगे। अब सेकंड अगर 59 हो चुके थे तो 1 सेकंड इंक्रीमेंट होने से मिनट में 1 बढ़ जाएगा और सेकंड 0 हो जाएगा। नॉर्मलाइज फॉर्म में रहना चाहिए रिजल्ट, ठीक है ना? तो ये आपको करना है, कर लेंगे। विकी पंडित सी लैंग्वेज में होता है यूनरी नॉट, आप पढ़ो उसको, मैंने पढ़ाया हुआ है सी लैंग्वेज में। नॉट ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है ना, तो नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू मानते हैं, जीरो को फॉल्स मानते हैं। तो नॉट क्या करेगा? नॉन जीरो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसको जीरो कर देगा। हाँ विकी, यही करना है अपने को। अगर नॉन जीरो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो जीरो हो जाएगा। रितिका होती है बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। जिन ऑपरेटर्स की नहीं कर सकते, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कौन कौन से ऑपरेटर जिनकी ओवरलोडिंग नहीं होगी, बाकी सबकी हो जाएगी, ठीक है? आदर्श डीप कॉपी शैलो कॉपी वाले केस में पॉइंटर यूज हो ही रहा होगा, तभी वो डीप कॉपी कहलाएगा, है ना? बिना पॉइंटर के तो डीप कॉपी का कोई मतलब ही नहीं है। सनी कुमार, वेक्टर एसटीएल में आता है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, ये असाइनमेंट जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना? और अब जो नेक्स्ट अपने को करना है दैट इज फ्रेंड फंक्शन, पर इसको अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ना, अभी थोड़ा सा ही हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे कल, ठीक? आप में से जिन लोगों को डेटा स्ट्रक्चर का बैच ज्वाइन करना है और अभी तक नहीं करा है तो अभी भी कर लीजिए, क्योंकि उसकी सीट्स बहुत तेजी से फिल हो रही हैं अभी, ठीक है? तो रोज में 15-15, 20-20 एडमिशन हो रहे हैं, तो वो कभी भी क्लोज हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर में एडमिशन लेना है, कोई भी आप क्लास में से है, तो डेटा स्ट्रक्चर अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी प्लस अलग से नहीं आएगा बैच, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी ही आएगा। उसी में मैं 1-2 प्रोग्राम सी प्लस में बना के बता दूंगा। विकी, अगर सीट रहेंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीट भर जाएंगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों को क्लास में पहले ही बता देता हूं। डेटा स्ट्रक्चर के बैच की पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने वेबसाइट पे डाली हुई है, आप उसको देख लीजिए। आपका बैच तब तक फिनिश हो जाएगा, आपका ये वाला बैच तब तक फिनिश हो जाएगा। राकेश, पब्लिक कर दिया मैंने, coder.mysurgery.com पब्लिक हो गया, पर अभी उसमें सी के ही क्वेश्चन हैं अभी, ठीक है? अभी और क्वेश्चन उसमें डालना बाकी है, तो सी वाले कंप्लीट हो चुके हैं। एसटीएल कोर्स अलग से इस कोर्स के बाद आएगा। coder.mysurgery पे वो ऐसे एकदम आसान नहीं होता बेटा क्वेश्चंस बनाना, आपको लग रहा होगा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि क्या होता है जब आप अच्छे क्वेश्चन बनाते हो ना, क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको सारे टेस्ट केसेस चेक करने पड़ते हैं, तब जाके हम उसको वहां पे ऑथेंटिकेट कर पाते हैं कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। उसके बाद भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 0.1% एरर तो होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। नहीं चल रहा है विकी, चल रहा है, आप करके देखो दोबारा। मिल नहीं का, अरे coder.mysurgery.com ऐसा लिखना है। मैं थोड़े दिन में उसका लिंक mysurgery.com वेबसाइट पे भी ऐड करूंगा, कुछ दिन बाद, है ना, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, ठीक है? ठीक है आदर्श, मैं देख लूंगा, अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो मैं देख लूंगा, ठीक है? चलिए, गुड नाइट। हाँ सी प्लस प्लस कर सकते हैं, अगर कोई पाइथन करना चाह रहा है तो सी प्लस प्लस एंड हो ही जाएगा, ये लगभग एंड होने वाला होगा पाइथन के पहले, है ना? ठीक है विकी, मैं देखता हूँ। ओके, गुड नाइट। पुलकित, coder.mysurgery.com। नहीं राहुल, premium.mysurgery.com वाले अकाउंट से लॉगिन नहीं होना है उसमें, वो अलग है साइट, ये अलग साइट है। चलिए गुड नाइट।